कैसे हो भाई सब लोग। तो इस वीडियो में हम जो है डोमेन नॉलेज है ना, जो हमारा 20 नंबर का वो करने जा रहे हैं, उसकी रिवीजन करेंगे। बेसिकली ये मैराथन होगी। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो फिर भी मैं आपको एक बार कहूँगी कि आप उनको भी रिवाइज कर लो। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इसमें मैंने ना पहले आप लोगों को एक्सपीरियंशियल बेस्ड नहीं करवाया। एक्सपीरियंशियल जो स्टडी है वो नहीं करवाई है। तो इस वीडियो में मैंने जो आपकी एक्सपीरियंशियल स्टडी है ना वो भी ऐड करी है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी देखना। और जो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम थी कि जो पिछली वीडियोस हैं उनमें प्रिंट ठीक नहीं है, टेक्स्ट ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सारी दूर हो जाएगी इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें हमारा। तो जितनी भी यूनिट्स हैं मैंने कोशिश करी है कि शॉर्ट में मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। तो देखते हैं। पहली यूनिट है जो हमारी, वो है एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एंड ब्लूम टेक्सोनोमी। तो इसमें क्या है कि एम्स क्या है, कंप्यूटर साइंस को स्कूल में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एम होगा ना। ये थोड़ी है कि कंप्यूटर ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि बच्चा उसमें क्या क्या आगे अपना फ्यूचर बना सकता है, बच्चा उसको किस लिए सीख रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसको सीखने के। तो वही इस हम जो चैप्टर है इसमें स्टडी करेंगे। जैसे कि भाई वो डेली लाइफ में बच्चे के कैसे काम आ रहा है कंप्यूटर, है ना, कैसे बच्चा उसको यूज़ करेगा अपने, अगर उसे उसमें अपना करियर बनाना है उस सब के लिए। तो जो ये है कंप्यूटर है जो बहुत ही एक अच्छी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, इन मोस्ट अदर फील्ड्स मेकिंग इट एन इनक्रेडिबली रिलेवेंट कोर्स टू स्टडी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें बस यही है कि जो कंप्यूटर है वो क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूल में, हमें वो देखना है, ठीक है। और जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर है जो वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है उसमें। तो हमें बच्चे को थ्योरी भी पढ़ानी है और बच्चे को प्रैक्टिकल भी कराना है हमें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने अभी बताया है वही है, मतलब भाई क्यों सिखाते हैं हम बच्चे को, क्या नीड है कंप्यूटर को पढ़ाने की, और किस किस लेवल पे बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, और क्या इसमें लेवल रहता है बच्चे को पढ़ाने का, है ना। तो वो सब देखते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर साइंस इन स्कूल सब्जेक्ट्स शुड बी कंसीडर्ड एज, स्कूल में किस तरीके से देखना चाहिए हमें कंप्यूटर साइंस को, एक नॉलेज की बॉडी की तरह देखना चाहिए कि हाँ भाई हमें नॉलेज, हमें बच्चे को नॉलेज डिलीवर करनी है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। और बच्चे को, जो बच्चे की लाइफ है, बच्चे की थिंकिंग है, उसको ग्रो करना है ना, कि भाई बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग ग्रो करनी है। बच्चे को, अगर बच्चा कोड लिख रहा है तो वो सब उसका जो दिमाग है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो भी उसकी ग्रो करनी है हमें स्कूल में, ठीक है। अ टूल फॉर द वर्कमैन। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्स। जो सिलेक्शन ऑफ एम्स है, जो भी बच्चे को, जो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है हम बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसके जो एम्स होंगे उनका भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। तो वो किसने प्रपोज करे थे, हमारे थर्बर एंड कोलेट ने। तो देखते हैं वो कौन कौन से, यूजफुलनेस, टाइमलीनेस, फिटनेस, अप्रोप्रिएटनेस, प्रैक्टिकेबिलिटी। तो यहाँ देखते हैं हम कि इसमें मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल भी ऐड किए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं यूज़फुलनेस। देखिए यूज़फुलनेस क्या है कि जो हम कंप्यूटर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की लाइफ में कैसे यूज़ होगा, डेली कैसे उसके काम आएगा वो। तो जैसे कि बच्चे को अगर हम MS ऑफिस सिखाएंगे तो वो बच्चे के किस लिए काम आएगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आएगा, है ना। डिजिटल सेफ्टी हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो डेली लाइफ में बच्चा उसको किस तरीके से यूज़ करेगा। वो ब्राउजिंग करते हुए, वो इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा है, कुछ भी वो जाके फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा है, उसको किस तरीके से वो यूज़ करेगा, वो सब बच्चे को सिखाना, है ना। उसके बाद है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस में क्या है कि इसमें हमें रिलेट करना है कि बच्चा जो है फेमिलियर हो पाए चीज़ों से, जैसे कि टीचिंग सोशल मीडिया सेफ्टी, ठीक है, ऑनलाइन टूल्स, क्लाउड स्टोरेज, जो भी आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं ना वो सब। ये नहीं है कि बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखा दी जो आजकल यूज़ ही नहीं हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें हमें सिखानी है बच्चे को जो यूज़ हो रही हैं, है ना। उसके बाद है फिटनेस। जो कंटेंट आप बच्चे को डिलीवर कर रहे हो वो भी मतलब एक ठीक तरीके से होना चाहिए, उसकी सीक्वेंस अच्छे से होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि बच्चे को आप आज तो सिखा रहे हो इफ़ एल्स और कल बच्चे को आप सिखाओगे व्हाट इज़ पाइथन।
तो जो हमारा कंटेंट है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए कि हमें आज ये बच्चे को पढ़ाना है, देन ये बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस है कि बच्चे की जो एज है उसको देख कर के आप पढ़ाओ। ये थोड़ी है कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाने लग जाओगे। तो इसके भी क्राइटेरिया है, आपको फर्स्ट क्लास में बच्चों को ये पढ़ाना है, फिफ्थ में ये पढ़ाना है, देन हायर सेकेंडरी में ये पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है कि बच्चे को, जो बच्चा पढ़ रहा है, क्या बच्चा जो है वो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सब को अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि लैब्स, कंप्यूटर्स, टीचर एक्सपर्टाइज, वो सब, ठीक है। टाइम अवेलेबल, वो सब है या नहीं है बच्चे के पास, क्योंकि अगर सारे रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो बच्चा कैसे उनको अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से कर पाएगा और कैसे सीख पाएगा उन चीज़ों को। उसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन कंप्यूटर साइंस। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर साइंस में भी। वैसे तो ये हर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से भी आज ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमारे मेजर जो पार्ट हैं वो 3 हैं। कोग्निटिव डोमेन है, जो हमारा दिमाग जिसमें हमारा यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें फीलिंग्स की बात होती है, दिल की बात होती है। और थर्ड है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्किल्स है, इसमें बच्चा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो सीखता है वो करके सीखता है, प्रैक्टिकल करके सीखता है। तो देखते हैं, सबसे पहला है हमारा कोग्निटिव डोमेन, जो किससे रिलेटेड है, थिंकिंग और नॉलेज से। तो इसमें भी हमारे जो पहले थी ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मैंने आपको जो पहले करवाई है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी। जो अब इस वीडियो में मैंने ऐड किया वो अपडेटेड ब्लूम, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो किसने दी थी, हमारी एंडरसन एंड क्रैथोल ने 2001 में। देखते हैं जो इसमें लेवल हैं, लेवल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लेवल कौन कौन से, पहला है रिमेंबर। रिमेंबर क्या है कि क्या बच्चा, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसको रिमेंबर कर पा रहा है, जो उसने पहले सीखा है, क्या वो अपने फैक्ट्स को रिकॉल कर पा रहा है। जैसे आप बच्चे को बोलो कि डिफाइन व्हाट इज एन एल्गोरिदम, ठीक है। व्हाट क्या है, डिफाइन व्हाट एन एल्गोरिदम इज, कि एल्गोरिदम क्या है। लिस्ट 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप बच्चे को ये सब बोलोगे तो बच्चा इसमें क्या करेगा कि ये तो याद ही करने की चीज़ है कि क्या आपने जो बच्चे को एल्गोरिदम सिखाई थी कि भाई एल्गोरिदम क्या होती है, क्या बच्चा उसको रिकॉल कर पा रहा है। उसके बाद है अंडरस्टैंड, समझना, कि जो बच्चे को आपने समझाया है क्या बच्चा उसे अच्छे तरीके से समझ पाया है, क्या बच्चे को उसका मीनिंग समझ में आया है अच्छे तरीके से या नहीं समझ में आया है। तो हम बच्चे को क्या कहेंगे कि एक्सप्लेन करो जो भी मैंने समझा है इसको अपने वर्ड्स में। जैसे कि एक्सप्लेन हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो, की जो इफ एल्स है हमारा वो प्रोग्राम के फ्लो, जो हमारा प्रोग्राम फ्लो करता है ना, प्रोग्राम हमारा फ्लो करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा इफ एल्स कैसे यूज़ होता है। अगर हम बच्चे से ये सब पूछेंगे तो उसे हमें पता लगेगा ना कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर पाया है। उसके बाद है अप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे को हमने नॉलेज दी है, क्या बच्चा उसको नई जगह पे अप्लाई कर पा रहा है, क्या बच्चा उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कुछ नया बना पा रहा है। जैसे कि अगर हम बच्चे को कोई भी प्रोग्राम, जैसे हमने बेसिक सिखा दिया प्रोग्रामिंग का, बच्चे को अलग अलग प्रोग्राम सिखा दिए, लेकिन अब हम बच्चे को नया प्रोग्राम दे रहे हैं कि आप यूज़र से इनपुट लो और कैलकुलेट करो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा अपना खुद का दिमाग लगाएगा, जो उसने सीखा है तो उसको अब बच्चा दोबारा यूज़ करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि क्या बच्चा जो कॉन्सेप्ट उसको सिखाया है उसको सीख पाया है या नहीं, क्या उसको बच्चा अप्लाई कर पा रहा है या नहीं नए प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट है एनालाइज करना, कि जैसे कि आपने बच्चे को कोई कोड दिया, ठीक है, कोड आपने बच्चे को दिया या फिर बच्चे ने खुद से लिखा, तो जब बच्चा उसमें से एरर फाइंड कर रहा है कोड में से, तो उसमें क्या कर रहा है, बच्चा एनालाइज कर रहा है ना, चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पा रहा है, ठीक है। जैसे कि बच्चा इसमें क्या करेगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा और देखेगा कि इसमें जो वर्क है वो किस तरीके से हो रहा है हमारा। अब बच्चे को प्रोग्राम है दिया है या बच्चे ने खुद से भी लिखा है, अगर उसमें एरर आ रहा है
तो उसको बच्चा पार्ट्स में देखेगा ना, एक एक चीज़ को एनालाइज करेगा कि हाँ भाई क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे क्या चीज़ ठीक करनी है। तो वो हमारा किस चीज़ का पार्ट हो गया, एनालाइज का पार्ट। तो 4 पार्ट हम कर चुके। दिन आगे हमारा इवेलुएट करना कि भाई डिसीजन लेना किसी भी चीज़ पे, ये डिसीजन से हमारा रिलेटेड है। जहाँ भी डिसीजन वर्ड आ जाए तो हमारा क्या आंसर आएगा, इवेलुएट करना। जजमेंट्स देना कि हाँ भाई क्या हमारी जो हम कर पा रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। तो जैसे कि डिटरमाइन द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट आ कंपनी डाटाबेस, कि हाँ भाई आप डिटरमाइन करो कि जो एक कंपनी में डाटाबेस है उसके सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को आप, जो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं उनको डिटरमाइन करो, है ना। उसके बाद है क्रिएट का मतलब है कि कुछ नया बनाना। जो भी बच्चे ने अब तक सीखा है उनको कंबाइन कर करके अलग अपने नॉलेज को इकट्ठा करके क्या करना, क्रिएट करना। जैसे कि आप बच्चे को कह दो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करो, ठीक है, तो वो किस चीज़ में आ गया, हमारा क्रिएट में आ गया कि बच्चे ने जितना सीखा है उस पर बच्चे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, नया बनाना, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा अफेक्टिव डोमेन हमारा जनरली किस पे बात करता है, हमारा हार्ट पे बात करता है। इससे क्या है कि फीलिंग्स की बात होती है हमारी। तो नेक्स्ट आएगा हमारा अफेक्टिव डोमेन में हमारे जो लेवल्स हैं वो होंगे रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। देखो रिसीविंग में क्या है कि बच्चा क्या, जो हम बच्चे को समझा रहे हैं उस पर बच्चा अटेंशन पे कर रहा है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से नोटिस कर रहा है। अगर हम बच्चे को प्रोग्राम लिखना सिखा रहे हैं तो क्या बच्चा उस चीज़ को देख रहा है कि हाँ किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा कि बच्चा क्लास में अटेंटिवली है या नहीं है, बच्चे का क्लास में ध्यान है या नहीं है। सेकंड आएगा रिस्पोंडिंग, जो हमने बच्चे को पढ़ा दिया, जो हमने बच्चे को सिखा दिया, क्या बच्चा उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में, क्या बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, रिस्पॉन्डिंग में। उसके बाद आएगा वैल्यूइंग में क्या होगा कि जो हमने बच्चे को सिखाया है क्या बच्चा उसकी वैल्यू कर रहा है। अगर हमने बच्चे को सिखाया है कि आपको जो साइबर सिक्योरिटी को फॉलो करना है इंटरनेट को ब्राउज करते हुए, तो क्या बच्चा उस चीज़ की वैल्यू कर रहा है, क्या बच्चा उस चीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सारा किस में आएगा, हमारा वैल्यूइंग में। अप्रिशिएट करना, जस्टिफाई करना, शेयर करना, कमिट करना चीज़ों को। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जो भी बच्चे को हमने सिखाया है, जो भी बच्चे को वैल्यूज सिखाई हैं उन्हें तरीके से ऑर्डर में, ठीक है। अगर हमने बच्चे को सिखाया है कि हाँ भाई आपको साइबर सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो क्या बच्चा उस चीज़ का ऑनेस्टी से ध्यान रख रहा है। क्या बच्चे को अगर हमने काम दिया है, अगर हमने बच्चे को प्रोजेक्ट दिया है, तो क्या बच्चा उस चीज़ को एक तरीके से कर रहा है, बच्चा टाइम से कर रहा है उस चीज़ को या नहीं। तो वो हमारा किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में। देन आएगा कैरेक्टराइजेशन, तो बच्चा इसमें क्या है, इंटरनलाइज द वैल्यू। इसमें क्या करेगा बच्चा, एक्ट करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, मेंटेन करेगा चीज़ों को। ये दिखाएगा बच्चे का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से, क्या बच्चे का जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। बच्चा जो, अगर हमने बच्चे को सिखाया है कि आपको इस तरीके से नेट को ब्राउज करना है, तो क्या बच्चा उस चीज़ को, नेट को ब्राउज करते हुए इन सारी चीज़ों का, प्लाजियरिज्म का, कॉपीराइट का, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है। तो ये सारे इसके क्या हैं, हमारे की पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा साइकोमोटर डोमेन में हमारे कौन कौन से लेवल आएंगे, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्शन, और हमारा क्या आएगा, ओरिजिनेशन। परसेप्शन में क्या आएगा, परसेप्शन में बच्चा क्या है, अपनी जो सेंस है उसको यूज़ करेगा। जैसे कि बच्चा देखेगा, टच करेगा, है ना, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारी परसेप्शन में। डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा, सेलेक्ट करेगा। इसमें क्या है कि बच्चा जो भी है, हमारे जैसे कंप्यूटर में टूल्स नहीं बने होते हैं, उस पर देखेगा कि उसे कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो साइकोमोटर डोमेन है जनरली हमारा किस पे है, हैंड्स पे, स्किल पे हमारा ये बेस है। देन उसके बाद है सेट, तो क्या इसमें सेट होगा कि क्या बच्चा, जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसको सीखने के लिए बच्चा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर है या नहीं है। जैसे कि इसमें क्या आएगा, हमारा शो करना, प्रिपेयर करना, अरेंज करना, रेडी करना। स्टूडेंट अरेंजेस द मल्टीपल विंडोज, कोड एडिटर, टर्मिनल, ब्राउजर। बच्चे ने सारी चीज़ें अपने जो कंप्यूटर है उसमें ओपन कर दी ऑन देयर स्क्रीन टू प्रिपेयर आ डिबगिंग सेशन, ठीक है।
उसके बाद है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो भी हम बच्चे को नए स्किल्स सिखा रहे हैं, क्या बच्चा उनको फॉलो कर पा रहा है, क्या बच्चा उनको इमिटेट कर पा रहा है, क्या वो उस चीज़ की प्रैक्टिस कर पा रहा है जैसे जैसे हम उसको गाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा इमिटेट, कॉपी, फॉलो, रिएक्ट। जैसे कि आपने बच्चे को सिखाया कि आपको एक प्रोग्राम इस तरीके से रन करना है, या फिर आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर को इस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो बच्चे को आप दूसरा सॉफ्टवेयर देते हो इंस्टॉल करने के लिए, तो क्या बच्चा उस चीज़ को सीख पाया है या नहीं सीख पाया है। बच्चा जब उसको इंस्टॉल करेगा तो वो किस चीज़ का ऑप्शन होगा हमारा गाइडेड रिस्पॉन्स का। उसके बाद है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या आएगा हमारा, जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है चीज़ों को, क्या वो उसे कॉन्फिडेंटली, क्या वो उसे रूटीनली चीज़ों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या बच्चा जो स्किल है उसको हैबिट बना पा रहा है अपनी या नहीं बना पा रहा है। जैसे कि असेंबल करना, एग्जीक्यूट करना, फिक्स करना, ऑपरेट करना चीज़ों को, है ना, कि बच्चे को आपने एक प्रोग्राम दिया है रन करने को, उसमें जो भी बच्चे की जो भी उसमें एरर्स हैं वो सब क्या बच्चा फिक्स कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो द स्टूडेंट रन्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कमांड्स इन द कमांड लाइन इंटरफेस टू एफिशिएंटली डिप्लॉय आ वेब एप्लीकेशन। जो बच्चा जो हमारा वेब एप्लीकेशन है उसको बनाने के लिए क्या वो सही तरीके से सीक्वेंशली उनको जो भी हमारी कमांड्स हैं उनको कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देन आएगा कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको बच्चा बिना हेजिटेशन के स्मूथली एक्यूरेटली क्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जो भी हमारा मुश्किल काम होता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, उसको सबसे पहले तो किस तरीके से हम करते हैं, डिकम्पोजिशन करके, है ना। तो क्या उस चीज़ को बच्चा फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कंस्ट्रक्ट करना, चीज़ों को डिज़ाइन करना, परफॉर्म करना, सोल्व करना। उसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या आएगा, जो भी बच्चे ने सीखा है क्या बच्चा उसको मॉडिफाई कर पा रहा है अपने स्किल्स को, उसमें से और अच्छे से बच्चा मतलब ऐसे कहते हैं ना कि निखर के आ रहा है, तो वो चीज़ हो जाती है इसमें। एडजस्ट करना, रीऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को रिवाइज करना एंड मॉडिफाई करना। उसके बाद है ओरिजिनिएशन। ओरिजिनिएशन में क्या होगा कि जो भी बच्चे ने अब तक सीखा है तो उसमें से बच्चा क्या नई चीज़ों को बना पा रहा है या नहीं बना रहा है। जैसे कि स्टूडेंट ने कोई भी एक नया कोई भी प्रोजेक्ट इन्वेंट किया या कुछ भी एप्लीकेशन इन्वेंट करी, वो हमारा सारे किस में आएगा, ओरिजिनेशन में। डिज़ाइन करना, इन्वेंट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ओरिजिनेट करना, ये सारे हमारे किस पे आएंगे, हैंड्स पे, हैंड से रिलेटेड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। इसमें कौन कौन से होंगे कि हमें कौन से लेवल पे बच्चे को कौन सा जो है, हमें उन्हें MS वर्ड कब सिखाना है, पेंट कब सिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, बच्चे को सेंस करना। बच्चा इसमें क्या है, देख करके ज़्यादा सीखता है, देख करके और करके। तो इसमें बच्चे को हमें कुछ भी मतलब ऐसा लॉजिकल थिंकिंग वगैरह भी नहीं हमने बच्चे को सिखानी है। इसमें बस बच्चे को हमें क्या सिखाना है कि बच्चा सिंपली जो डिवाइस फ्रेंडली हो जाए। जैसे गेम बेस्ड एप्लीकेशंस हम बच्चे को सिखा सकते हैं, ग्राफिकल्स सिखा सकते हैं, जैसे फ़ोटो वगैरह दिखा करके, है ना, मूवीज़ वगैरह के थ्रू जो भी एजुकेशनल होती हैं उस तरीके से। MS पेंट हम बच्चे को सिखा सकते हैं। MS पेंट से बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं, उन्हें बड़ा मतलब रहता है। आप स्कूल में आओगे ना तो जनरली ऐसे बच्चे होते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर्स चलाए नहीं होते हैं, तो और जैसे उन्हें एक्सपोजर मिलता है तो वो मतलब पूरे एक्साइटेड होते हैं, तो उन्हें MS पेंट ही सबसे पहले जनरली सिखाते हैं। तो वो बहुत अच्छे से करते हैं एकदम कि भाई उन्हें मतलब अच्छा लगता है। तो हम ऐसी ऐसी चीज़ों को सिखा करके फिर उसके बाद धीरे 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 हम अप करते हैं लेवल को, तो उससे बच्चा क्या है अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल पे हम बच्चे का जो बेसिक है उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो इसमें हम टूल प्रोफिशिएंसी की तरफ जाते हैं। जैसे कि बच्चे को हम MS वर्ड सिखा सकते हैं, एक्सेल सिखा सकते हैं, पावर पॉइंट सिखा सकते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। थोड़ा थोड़ा जो भी हम लैंग्वेजेस है उनका सिंपल बेसिक सिखा सकते हैं, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, सीक्वेंशियल लॉजिक। जैसे हमारा 9th एंड 10th क्लास में AI है ना, AI है, IT है, इसमें हमारी बेसिक ऑफ पाइथन है, बेसिक ऑफ DBMS है, ये सब है इसमें।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी लेवल पे हमें बच्चे को क्या सिखाना है, एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखाने इसमें हमें बच्चे को, जैसे कि बच्चे को C++, पाइथन, HTML, विजुअल बेसिक, ये सब हम बच्चे को सिखाते हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे। हायर सेकेंडरी लेवल मतलब कि बच्चे को जैसे +1 +2 लेवल पे, जैसे बच्चे को नेटवर्किंग भी हम सिखाते हैं कि हाँ भाई लैन वैन मैन किस तरीके से काम करते हैं, स्विच हब किस तरीके से काम करते हैं, वो सब DBMS SQL। इसमें बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी डेवलप किया जाता है, बच्चे की जो कोडिंग वगैरह लिखने की स्किल्स हैं उनको भी डेवलप किया जाता है, राइटिंग, एनालाइजिंग, एनकोडिंग, डिबगिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे को, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स वो सब भी सिखाते हैं। तो ये हमारा लेवल रहता है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है जो वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। कौन कौन से मेथड्स हैं स्कूल में या फिर जहाँ भी आप कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रहे हो तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस यही है बात, पूरी यूनिट में यही बात चलेगी कि हम किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट। लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि बच्चे को जैसे लॉजिक्स सिखाना, आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते होगे उसमें लॉजिक्स लगाते होगे ना काफ़ी, तो बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, कोडिंग में बहुत लॉजिकल थिंकिंग लगती है। अब आप बच्चे को कहो कि आपको मैंने 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर में से मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसमें बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग अपनी लगानी पड़ेगी ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लगानी पड़ेगी उसे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को हम सिखाते हैं। तो ये जो चॉइस ऑफ मेथड है जो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है बच्चे की, और रिसोर्सेज पे भी और टाइम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है मीनिंग ऑफ टीचिंग, यही है, इसमें सेम ही बात है, इसमें कुछ नहीं है दोबारा। तो मेथड्स कौन कौन से होंगे, टीचर सेंटर्ड मेथड होंगे और लर्नर सेंटर्ड मेथड होंगे। जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उनमें सबसे पहले आएगा हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या है कि टीचर बोलता रहेगा, टीचर लेक्चर दे रहा है क्लास में, तो वो हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका कि लेक्चर मेथड है वो किस तरीके का मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड है, तो वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें क्या होगा, एक्टिविटीज़ में बच्चे को आप नोट टेकिंग दे सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशंस दे सकते हो, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस दे सकते हो, है ना। उसके बाद है बेस्ट किस चीज़ के लिए होता है ये हमारा, कि अगर हमें बड़ा मटेरियल अगर बच्चे को डिलीवर करना है तो क्विकली डिलीवर करना है उस सब के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होगा हमारा एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या होगा कि बच्चे क्लास में डिबेट करेंगे, आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन है वो सब करेंगे, इसमें बच्चे डिस्कशन करते हैं, है ना, आपस में। उसके बाद है फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग में क्या होगा कि बच्चे जो लेक्चर है ना, लेक्चर तो घर से दे करके आएंगे, आप बच्चे को पहले से वीडियो रिकॉर्डेड दे दोगे, उसको बच्चा जो कॉन्सेप्ट है वो घर से सीख के आएगा, और जो क्लास में है जो बच्चा उस पर क्या करेगा, देन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्वेश्चंस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो हमारा किस चीज़ में आएगा, फ्लिप्ड लर्निंग में। उसके बाद है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या है कि हम बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हें सीधा बताएंगे नहीं कि ये इसलिए होता है, तो हम सबसे पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस पर बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा चीज़ों को। उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है कि हम बच्चे को एक बताएंगे कि भाई इस तरीके से ये प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें बच्चा क्या है, वर्किंग इन ग्रुप्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स और डायलेमाज। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें ग्रुप में सोल्व करने की ट्राई करेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें बच्चे को जैसे हमने कोई भी टॉपिक बच्चे को दे दिया कि उस पर आप मॉडल बना करके लेके आओ, प्रोजेक्ट बना करके लेके आओ। अब हम बच्चे को एक मॉडल दे दें कि आप लोग जो कंप्यूटर है आपके लैब में 15 कंप्यूटर हैं, तो 15 कंप्यूटर को आप आपस में कनेक्ट करो और इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आओ, तो उसमें बच्चा देखेगा ना, सीखेगा। तो ये हमारी क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी है। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है कि बच्चे ग्रुप्स में सीखते हैं, इसमें टीम बना करके
बच्चे आपस में एक दूसरे को भी समझाते हैं। जैसे कोई एक बच्चा ऐसा है ना कि भाई जिसको अच्छे से टॉपिक की समझ आ गई है तो वो अपने दूसरे साथी को समझाता है। छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो हमारा पूरा एक टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे अच्छे। तो इसमें क्या है कि बच्चे डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं कि बच्चा, जैसे आप फील्ड ट्रिप पर पे लेकर के जाओ बच्चे को, लेबोरेटरी में बच्चे को सारी चीज़ें दिखाओ, तो वो सारा हमारे किस में आएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। बस इसमें यही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट फिर है हमारा, यही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इसमें आप इनको पढ़ सकते हो, दोबारा दोबारा आ गया वो। उसके बाद है प्लान्स इन टीचिंग। प्लान्स कौन कौन से होते हैं हमारे प्लान्स होंगे ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। ईयर प्लान क्या होगा आपका, पूरे साल का एक प्लान होगा, ठीक है। यूनिट प्लान क्या होगा आपका, एक यूनिट का प्लान होगा जिसमें कि अलग अलग लेसन्स होंगे। और लेसन प्लान क्या होगा आपका, एक दिन का होगा लेसन प्लान। जो ईयर प्लान है वो पूरे एक सेशन का होगा। यूनिट प्लान हमारा कुछ वीक्स का होगा, 2 to 3 वीक्स। और लेसन प्लान हमारा क्या होगा, एक दिन का होगा। प्लान हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं, देखो प्लान से हम देख सकते हैं कि हाँ भाई हमें किस टाइम पे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, वो हेल्प करते हैं हमारी कि हाँ अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमने एक यूनिट को तो दे दिया पूरा 6 महीने और दूसरी यूनिट को हम जल्दी जल्दी 1 महीने में ख़त्म करें। तो वो जो प्लान है हमारी हेल्प करता है, वो टीचर के लिए एज गाइड काम करता है, एज डॉक्यूमेंट काम करता है वो टीचर के लिए। तो इसमें हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, हाउ टू टीच, हाउ टू इवेलुएट, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा जैसे कि ईयर प्लान। ईयर प्लान हमारा क्या है, पूरे सिलेबस को लेकर के बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को रीड करना है, फिर सिलेबस को एनालाइज करना है यूनिट्स, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स में। फिर ईयरली ऑब्जेक्टिव्स देखने कि हाँ भाई इस प्रॉपर यूनिट का ये ऑब्जेक्टिव है। फिर डेज भी देखने हैं कि हाँ भाई डेज कितने हैं, कितने वर्किंग डेज हैं, कितनी छुट्टियां हैं। फिर देखना है कि किस यूनिट को कितने पीरियड चाहिए, वो भी देखना पड़ता है। टेस्ट भी देखने पड़ते हैं कि अच्छा इस यूनिट के बाद ये टेस्ट लेना है, इस यूनिट के बाद ये टेस्ट लेना है। एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी है देन उसमें। और फिर क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है पूरे साल का, ठीक है। जैसे इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से ये बनता है कि आप अप्रैल में तो ये टॉपिक पढ़ाओगे, देन आप मई में ये, और जुलाई अगस्त में ये, सितंबर में ये, और अक्टूबर में ये, और रिवीजन फिर आप नवंबर में करवाओगे। देन पीरियड्स आ गए, यहाँ भाई आपने प्रॉपर यूनिट को कितने पीरियड्स देने हैं। रिसोर्सेज आप किस चैप्टर में कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, एक्टिविटीज़ आप बच्चे से क्या क्या करवाओगे, एंड देन जब आप टेस्ट लोगे तो उसका इवेल्युएशन किस तरीके से करोगे, ठीक है। उसके बाद है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या है, एक हमारी कंप्लीट यूनिट का प्लान होता है। जो यूनिट प्लान है हमारा, वो हमारा एक ईयर प्लान से छोटा होता है, और जो हमारा लेसन प्लान और ईयर प्लान है इसके बीच में ही एज अ ब्रिज का काम करता है। इसमें सबसे पहले हम यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि किस टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि किस मेथड से हमें यूनिट पढ़ानी है, उसको पढ़ाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और हम अगर बच्चे का टेस्ट लेंगे तो उसे किस तरीके से हम, अगर हमने बच्चे को पढ़ाया है तो उस किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, क्विज मेथड से इवेलुएट करेंगे, या फिर टेस्ट से इवेलुएट करेंगे, या फिर प्रोजेक्ट से इवेलुएट करेंगे, वो सब चीज़ें आ जाती है इसमें। जैसे कि देखते हैं कैसे बनाया जाता है हमारा यूनिट प्लान। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे आ गया हमारा कंप्यूटर साइंस, यूनिट हमें ये पढ़ानी है, क्लास 11th है, पीरियड इतने चाहिए, यूनिट्स सब यूनिट इसमें हमें ये पढ़ानी है। टीचर क्या करेगा, इसमें एक्सप्लेन करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, स्टूडेंट क्या करेंगे, राइट एंड एग्जीक्यूट करेंगे कोड को। और एड्स क्या क्या हमें टेक्स्ट बुक और IDE जो हमारा वो होता है ना पाइथन का टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो उस वो इवेलुएशन इसमें क्लास टेस्ट और प्रैक्टिकल से करेंगे, फॉलोअप क्या करेंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान और छोटा होता है हमारा यूनिट प्लान से, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड होता है हमारा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो कि बच्चे को पहले से क्या आता है, हर्बेटियन स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग। तो इसमें क्या है कि हमें देखना होता है सबसे पहले कि बच्चे के पास पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी पहले से नॉलेज है, उसने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा है, ठीक है। इसमें प्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट करेंगे बच्चे को, इसमें क्या क्या हम एड्स का यूज़ करेंगे, वो सब भी हम देखते हैं। कंपैरिजन देखते हैं कि जो पिछला टॉपिक है वो नए टॉपिक से कितना रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है।
उसके बाद है कि प्रिंसिपल्स, मतलब इसमें पर्टिकुलर क्या है कि हमें पूरा जो टॉपिक है वो किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कि लूप्स क्या है प्रोग्रामिंग में, तो आपको उसको देखना है कि हाँ भाई बच्चे ने लूप्स अगर बच्चा पढ़ रहा है तो आपने इससे पहले बच्चे को पाइथन का बेसिक पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, इससे पहले बच्चे को आपने स्टेटमेंट्स पढ़ाई हैं कि नहीं पढ़ाई हैं, बच्चे की जो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं बच्चे ने वो किस लेवल तक बच्चे ने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। तो इसमें हमें प्रीवियस नॉलेज भी बच्चे की चेक करनी होती है। ठीक है, तो हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड यूनिट देखते हैं, रिसोर्सेज फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस। रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे कंप्यूटर साइंस को टीच करने के लिए। जैसे कि हम लैब में यूज़ करते हैं ना, लैब का यूज़ करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, वो सब इसमें होंगे हमारे। तो इसमें वही है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज की हमें, तो वही है बच्चे को एंगेज करने के लिए, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो और भी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ जाती है बच्चे के जो भी है भाई। पुराने टाइम में टेक्स्ट बुक से हम पढ़ाते थे, आजकल हम स्मार्ट तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे एंगेज रहें, वो इसीलिए तो पढ़ाया जाता है बच्चों को। उसके बाद है कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट रिसोर्सेज, हम न्यूज़पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, बच्चे की वोकेबलरी वगैरह इससे इम्प्रूव होती है। ठीक है, बच्चे को जैसे न्यूज़पेपर में सुडोकू आते हैं उनको सोल्व करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं, या फिर जैसे हम CS टीचर होके बच्चे को बोल सकते हैं कि आज कल क्या क्या टेक्नोलॉजीज चल रही है, तो वो न्यूज़पेपर से फाइंड करो। जर्नल्स है, जर्नल्स में बहुत सारी बुक एक साथ होती हैं, तो उसमें हम बच्चे को कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च करो। एनसाइक्लोपीडिया पे भी बहुत सारी बुक्स होती है, जैसे उनको हम बच्चे को कह सकते हैं। सॉरी, जर्नल्स वो होते हैं जो आपके पब्लिश किए जाते हैं, वीक में 1 बार या 2 बार करिए जाते हैं, तो उसमें हम बच्चे को पर्टिकुलर आर्टिकल पे रिसर्च करने के लिए कह सकते हैं। और एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स एक साथ इकट्ठी रखी होती हैं, तो उसमें बच्चे को कह सकते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक तुम देखो और उसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्च करके बताओ। उसके बाद है ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज, ये तो नाम ही बता रहा है। अगर इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टॉपिक है ये, इसमें आपको देख के ही पता लग जाएगा। तो ऑडियो वीडियो विजुअल रिसोर्सेज कौन से होंगे हमारे, जिसे हम सुन करके देख करके चीज़ों को बच्चे को सिखाते हैं। जैसे ऑडियो टेप्स होगी, रेडियो हो गया, बच्चे को सुन के इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, DVD हो गया, CD हो गया, इससे बच्चे को हम ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियोज़ की हेल्प से बच्चे को सिखा सकते हैं। पिक्चर्स है, पिक्चर्स से बच्चे से देख देख करके, अब आप बच्चे को एक तो बताओ कि हाँ भाई हार्ड डिस्क है जो हमारी किस तरीके से होती है, हार्ड डिस्क इस तरीके से काम करती है। एक आप बच्चे को जो फोटो दिखा करके उसकी पूरी कॉन्सेप्ट समझाओ कि इस तरीके से हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। देखो विजुअल मतलब ठीक है भाई, इसको हम ऐसे सिखा सकते हैं, लेकिन और अच्छा होगा कि हम बच्चे को पूरा हार्ड डिस्क ही दिखा करके सिखाएं, है ना। तो वो सारी हमारी ये चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद है हमारा पोस्टर्स के थ्रू बच्चा और अच्छे से सीखता है। इसमें बच्चा समरीज वगैरह अच्छे से रीड कर पाता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाता है। देन उसके बाद है फ्लैश कार्ड्स में क्या है कि रिवीजन और मेमोरी ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है। कमांड इसमें यूज़ करी जाती हैं, शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। वोकेबलरी वगैरह यूज़ करते हैं, बच्चा इससे डेफिनेशंस सीख सकता है। उसके बाद है हमारा ICT रिसोर्सेज, जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपके पेपर में भी ICT आ रहा है ना, तो ICT आप लोगों को पता है क्यों आ रहा है पेपर में, वो इसीलिए तो आ रहा है कि ताकि जो टीचर आए उन्हें वो आकर के ये ना कहें कि हाँ भाई मुझे तो कंप्यूटर आता ही नहीं है, मैं तो कंप्यूटर को बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ, ताकि इस बहाने आप कंप्यूटर को पढ़ो। और क्योंकि आजकल तो हर एक स्कूल में स्मार्ट पैनल लगे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, डिजिटल बोर्ड्स है स्कूलों में, तो वो CBSE की तरफ से गाइडलाइंस है कि पैनल्स होने चाहिए स्कूल में, स्मार्ट बोर्ड। तो उससे क्या है कि बच्चे डिजिटली बच्चों को सिखाना, भाई बच्चे को एंगेज रखना चीज़ों में, बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसमें हमारी किस किस चीज़ का यूज़ होता है। जैसे टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न का यूज़ होता है। इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी है। अब स्मार्ट बोर्ड है स्कूल में, उसमें इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे पढ़ाओगे बच्चे को। तो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं उसमें।
इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं जो, वो किस लिए काम आते हैं, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वो, उसमें आप आइटम्स को इधर उधर ड्रैग कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, वो सब चीज़ें कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप मान लो कोई दूर है टीचर लेकिन आप उससे पढ़ना चाहते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, पढ़ सकते हो, वो सब है। उसके बाद है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे कि आप जा कर के बच्चे को कहीं लेकर के जा रहे हो, फील्ड ट्रिप पे लेकर के जा रहे हो, साइंस एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हो, या फिर किसी बड़ी कंप्यूटर लैब में बच्चे को आप सर्वर दिखाने जा रहे हो, तो वो सब हमारे किस में आएंगे, फील्ड ट्रिप्स में आएंगे। कंप्यूटर साइंस लैब भी हमारा इसमें आएगा कम्युनिटी रिसोर्सेज में। CS एग्जीबिशन, रिसोर्स सेंटर, CS क्लब, ये सारे हमारे किस में आएंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज में। तो यूनिट 3 भी हमारी कंप्लीट होती है। देन हमारी आती है यूनिट 4, रिसोर्सेज फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस। रिसोर्स, अरे ये तो हमने अभी करी ही है, रिसोर्सेज फॉर टीचिंग, सॉरी, ये इसमें यहाँ पे यूनिट 4 जो है हमारी असेसमेंट इन कंप्यूटर साइंस आएगा। ठीक है। इवेल्युएशन हम किस तरीके से करते हैं, इवेल्युएशन है जो, देखो अब हम किसी भी सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इवेल्युएशन भी बहुत ज़रूरी है। बिना इवेल्युएशन के तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है ना। तो इसके लिए हमें यही इसका गोल है कि हाँ भाई, हमें देखना है कि लर्नर है जो कितना पढ़ पाया है, कितना सीख पाया है, क्या वो जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं वो समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारे क्या क्या होते हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, गोल मेजरमेंट तो वही है कि भाई हाँ, क्या पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन में। एविडेंस ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस कि हाँ भाई, ये हमारे पास एक तरीके से एविडेंस हो जाता है कि हाँ भाई, ये प्रूफ है कि बच्चा कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है। बच्चे के टेस्ट स्कोर का डॉक्यूमेंट हम रख करके फीडबैक भी हमें मिल जाता है इस चीज़ से। देन उसके बाद है डायग्नोसिस एंड पर्सनल गाइडेंस। अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें ये भी पता लग जाता है कि हाँ भाई, इस बच्चे को इस तरीके से रेमेडियल क्लासेस वगैरह देनी है हमें। तो वो सब चीज़ें से अपने स्कूल में EMRS में लगती है ना रेमेडियल क्लासेस, तो वो इसीलिए तो लगती है कि हाँ, पहले बच्चे को डायग्नोज किया जाता है, फिर उसको रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं। कैरिकुलम इम्प्रूवमेंट, इससे कैरिकुलम भी हमारा इम्प्रूव होता है कि हाँ भाई, डिफ़िकल्टी लेवल या बच्चे क्या कंटेंट में ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, वो सब चीज़ें। उसके बाद स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। स्कोप ऑफ इवेल्युएशन कौन कौन सी है, कॉग्निटिव डोमेन, इसमें बच्चे की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। अफेक्टिव में बच्चे का एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ को चेक किया जाता है। और साइकोमोटर में बच्चे की जो टेस्टिंग प्रैक्टिकल है, मोटर स्किल्स है, इनको चेक किया जाता है। तो भाई साइकोमोटर डोमेन तक हम कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में इवैल्यूएशन कैसे होती है। इवैल्यूएशन तो पहले होगी आपकी प्रॉब्लम एनालिसिस से, फ्लो चार्ट प्रिपरेशन से, एल्गोरिथम राइट करोगे उससे होगी, प्रोग्राम राइटिंग से होगी, डीबगिंग से होगी, टेस्टिंग और वैलिडेशन से भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिलोसफिकल अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन, कौन कौन से टाइप्स हैं इसमें, व्हेन एंड व्हाई। इवैल्यूएशन की जो मेथड्स हैं वो कैसे और कब यूज़ होंगे। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होगा हमारा, कि जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं ना ड्यूरिंग लर्निंग, जैसे हम बच्चे को यूनिट सिखा रहे हैं, कोई भी हम बच्चे को DBMS सिखा रहे हैं, हमने बच्चे को DBMS का बेसिक सिखा दिया, तो जब हमने बच्चे को DBMS के टाइप्स सिखा दिए, बच्चे को उसके पार्ट समझा दिए, तो वो सब समझाने के बाद जब हम बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर क्लास टेस्ट ले रहे हैं, जो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, बीच बीच में होगी, तो वो हमारी क्या होगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे कि हैपन्स ड्यूरिंग द टीचिंग और डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और लेसन, ड्यूरिंग प्रोग्राम और लेसन के बीच में होगी। इसमें हम क्या चीज़ करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस है क्या वो ठीक हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ना, कि भाई बच्चे जो है पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए या हमें दोबारा से इसी टॉपिक को रिवाइज करवाना चाहिए, क्लास में दोबारा समझाना चाहिए। ये सब इससे हमें पता लगता है, जिसकी क्लास टेस्ट, क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड फीडबैक एक्टिविटीज़। उसके बाद है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होगा कि आपका जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं
वो पूरा कहते हैं कि आपका पूरा जो सिलेबस है पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में जितना भी सिलेबस हो चुका उसको जब हम कंप्लीट करवा के टेस्ट लेते हैं वो हमारा किस चीज़ में आता है, समेटिव इवैल्यूएशन में, आफ्टर लर्निंग में आएगा। कंडक्टेड आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस इज कंप्लीटेड टू मेजर हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्नड इन टोटल, जैसे फाइनल जजमेंट्स, यूज फॉर ग्रेड्स, रैंक्स, प्रमोशंस। इसमें हमारे एग्जाम्स आएंगे, फाइनल प्रोजेक्ट्स, बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद है कि इवैल्यूएशन टूल्स, रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टूल्स। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टूल्स में कौन कौन से आएंगे, हमारे अचीवमेंट टेस्ट आएंगे कि इसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो यूनिट है, टॉपिक है, उसके मेजर लर्निंग क्या है, टेस्टिंग करना, अंडरस्टैंड करना है थ्योरी किसी टॉपिक की, लॉजिक, एल्गोरिथम्स, वो सब इसमें आएगा। यूनिट टेस्ट, जो छोटे छोटे टेस्ट क्लास के बाद लिए जाते हैं वो सब। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड है जो, वो सब इसमें होते हैं हमारे। प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट भी जो हम लैब में प्रोग्राम्स वगैरह बच्चों को लिखने के लिए देते हैं। प्रोजेक्ट वर्क भी, प्रोजेक्ट वर्क में हाँ भाई हमने पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना दे दिया है, वो सभी किस में आएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड टूल में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को जो कंप्लीट कर रहे हैं हमारे। उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं हमारे, कि जिसमें ये एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर करे जाते हैं एक लार्ज ग्रुप को टेस्ट करने के लिए। जैसे कि अब हमारे जो भी हमारे EMRS है, KVS, NVS है, उसमें RO बने होते हैं, ठीक है। RO से जो पेपर आता है तो वो हम किस में कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। नेशनल स्टेट लेवल टेस्ट हो गए, वो सब किस में आएंगे हमारे, जैसे कि भाई हाँ एक फिक्स नॉर्म होता है उनमें। ओलंपियाड हो गए, जैसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो गए, डिजिटल लिटरेसी एग्जाम्स हो गए, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड कोडिंग होगी, जो लॉजिक्स, रीजनिंग और प्रोग्रामिंग एबिलिटी को दिखाते हैं बच्चे की। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं कि इसमें देखा जाता है कि बच्चे को पर्टिकुलर किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बच्चे का वीक एरिया देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट का। एरर एनालिसिस शीट्स एनालाइज करते हैं, मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं ये, कि हाँ भाई इस चीज़ में बच्चे को प्रॉब्लम है, कि हाँ आपने बच्चे को कोड लिखने के लिए दिया तो ये उस चीज़ में प्रॉब्लम है। उसके बाद है हमारा स्किल चेकलिस्ट। तो इसमें टीचर जो है, टीचर रिकॉर्ड्स स्किल्स अ स्टूडेंट हैज़ मास्टर्ड। तो उसमें टीचर चेक करेगा कि बच्चे ने पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी मास्टरी हासिल करी है, कितना बच्चा उसको कर पाया है, कि बच्चा प्रोग्राम टाइपिंग है, टाइपिंग में बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, कितनी टाइपिंग बच्चा सीख चुका है, कर चुका है, कितनी कोडिंग कर चुका है बच्चा। उसके बाद आएगा देन रेमेडियल असाइनमेंट्स। रेमेडियल असाइनमेंट्स में कि बच्चे, जब आपने बच्चे को डायग्नोज किया है, बच्चे का ये वीक एरिया है, तो उसमें फिर बच्चे को क्या दी जाती है, पर्टिकुलर टॉपिक पे रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं, जिस भी टॉपिक में बच्चे को कमज़ोर दिखता है हमें बच्चा। उसके बाद है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, असेसमेंट हम करते हैं इसमें। MCQ बेस्ड जैसे हम पेपर्स देते हैं, वो सब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग हमने बच्चे को दे दी करनी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे, तो उसमें फिर उसके बेसिस पे हम बच्चे को नंबर दे रहे हैं कि हाँ भाई आपके पर्टिकुलर टॉपिक में इतने नंबर हैं। मल्टीमीडिया बेस्ड टेस्ट कि ऑडियो वीडियो एनिमेशंस पे आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नेटवर्किंग पे, साइबर सेफ्टी पे, ये सब टॉपिक्स जैसे हो गए। ऑटो ग्रेडेड क्विज, ऑटोमेटिक मार्किंग होती है इनमें, तो इससे बच्चे का जो टीचर का टाइम है और जो लर्निंग है वो भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल असेसमेंट टूल्स। इसमें देखो आप लोगों ने देखा भी होगा रिपोर्ट कार्ड में इसके अलग से मार्क्स लगते हैं। तो बस यही है कि क्वेश्चनरी फॉर्म में भी होते हैं, आप बच्चे से क्लास में क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बच्चा किस तरीके से उसका आंसर दे रहा है, बच्चे का कितना इंटरेस्ट है, बच्चे की हैबिट्स क्या है, एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स आंसरिंग, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। हमारे रेटिंग स्केल्स, आप बच्चे को रेटिंग स्केल्स दे रहे हो कि भाई हाँ भाई ये पर्टिकुलर 80 से अगर किसी के नंबर हैं तो आपको A स्केल दिया जाता है, B स्केल, ऐसे स्केल दिए जाते हैं जो 10 स्केल, 9 स्केल, इस तरीके से। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके बच्चे को कि बच्चे का क्लास में कैसा बिहेवियर है, उन सब चीज़ों को देख करके असेस करना, उसके बेसिस पे मार्क्स देना, इंटरव्यू के बेसिस पे बच्चे को मार्क्स देना। और एनेक्टेडोटल रिकॉर्ड्स, जो टीचर नोट्स बनाता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स पे, उनके बेसिस पे, जैसे कि बच्चे ने लैब में कितना वर्क किया है, बच्चा टाइपिंग, जैसे अभी एग्जांपल था कि टाइपिंग की प्रोग्रेस, उस पे टीचर जो टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करता है, उसके बेसिस पे
नंबर्स देना, ये सारे हमारे किस में आएंगे, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल असेसमेंट टूल्स में। तो ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट यूनिट अब हम करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमारी क्या क्या आएंगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारा वाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखो ये टॉपिक हमने पीछे वीडियो है जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने अपलोड करी हूँ उसमें नहीं करवाया मैंने ये वाला टॉपिक, तो इसमें मैं इसको डिटेल में ट्राई करूँगी करवाने का। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, नाम ही बता रहा है उसका, एक्सपीरियंस के थ्रू आप जिस चीज़ को लर्न कर रहे हो। इसमें बच्चा जो है देख करके, सुन करके, ये सारी चीज़ें करके बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीखता है। अगर हम एक्सपीरियंस को एज वर्ब बोले तो वो फिर क्या होगा हमारा, ऑब्जर्व होगा, अंडरगोइंग होगा, एनकाउंटरिंग होगा, एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग होगा। अगर हम एक्सपीरियंस को एज नाउन देखें तो वो हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, नॉलेज और विजडम को। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो किस वर्ड से बना है, एक्सपीरियंस वर्ड से बना है, टू ट्राई आउट, चीज़ों को ट्राई करना। हाईलाइट्स एक्टिव एंगेजमेंट, इसमें क्या है आपकी एक्टिव एंगेजमेंट दिखेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, जो एक्सपीरियंस है हमारा वो किस चीज़ को कैरी करता है, मीनिंग को, थॉट को, इंटरप्रेशंस को, इन सभी को क्या करता है, कैरी करता है। अकॉर्डिंग टू डेवी, एक्सपीरियंस क्या है हमारा, हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड नोविंग इंटरप्रेटिंग इट। हैविंग मतलब कि किसी चीज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मान लो आप बच्चे को कंप्यूटर में सिखा रहे हो कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप बच्चे को दिखा रहे हो बच्चे को कि हाँ भाई इस तरीके से कंप्यूटर दिखता है, इस तरीके से सीपीयू दिखता है, तो उसमें बच्चे का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया ना चीज़ों से, तो बच्चा उसमें देख भी अच्छे से रहा है, सीख भी रहा है चीज़ों को, तो वो हमारे किस में आ गया, एक्सपीरियंस में। जो लर्निंग है हमारी वो पैसिव नहीं है, लर्निंग इज नॉट पैसिव, इट रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट विद द एनवायरनमेंट। हमारे उसमें क्या चाहिए, एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए बच्चे को। अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो उसमें बच्चे की एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए है, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो कॉन और वॉकर हैं इन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस का मतलब है कि एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना। इसमें क्या है कि लर्नर है जो वो खुद से कुछ करेगा और फिर वो देखेगा उसे, एक वो सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो वहाँ से जो है जो लर्नर है वो सीख रहा है, चीज़ों को एग्जामाइन कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, कंसीडर कर रहा है चीज़ों को। तो एक्सपीरियंस इज़ द फाउंडेशन एंड स्टिमुलस फॉर लर्निंग। जैसे कि एक बच्चा है जो वो साइबर सेफ्टी को अच्छे से कब सीख पाएगा, जब वो साइबर बुलिंग को फेस करेगा, जब वो देखेगा साइबर बुलिंग को। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इज़ द फाउंडेशन एंड स्टिमुलस फॉर लर्निंग। इसमें क्या है कि अरेस्टेड होना, मतलब एक्सपीरियंस मस्ट बी अरेस्टेड, एग्जामाइंड, एनालाइज्ड, कंसीडर्ड एंड नेगेटेड। उसके बाद है लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर एक्सपीरियंस। जो लर्नर है वो एक्टिवली अपने एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे कि लर्निंग है जो वो हमारा एक्टिव है, पैसिव तो है नहीं, हमें लर्निंग को एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना उसमें। तो लर्नर मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर ओन वे, वो अपने तरीके से चीज़ों को सीखता है। जैसे कि अगर आप सेम ही कोड को, एक आपने कोड दिया बच्चों को क्लास में कि आप दो नंबर्स को कंपेयर करके दिखाओ, उसमें एक बच्चा सीख रहा है कि दो नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है, दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि हाँ कोड को किस तरीके से मुझे लिखना है, ठीक है। एक बच्चा मैथ पे ज़्यादा जोर दे रहा है, एक बच्चा कोडिंग पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तो इसमें हमें पता लग रहा है कि हाँ बच्चे ने एक ही प्रोग्राम को दो अलग अलग तरीके से सीखा, तो वो बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें कि हाँ भाई बच्चा उसको किस तरीके से सीख रहा है। तो क्या है, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर एक्सपीरियंस, ये हमारा इस चीज़ को दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस। जो लर्निंग है हमारी वो होलिस्टिक अप्रोच है। जैसे कि कोग्निटिव थिंकिंग के लिए जो हमारी होगी, अफेक्टिव के लिए भी मैंने अभी डिटेल में बताया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, और जो साइकोमोटर है वो हमारी लर्निंग बाय डूइंग है। जैसे कि हम बच्चे को टाइपिंग सिखा रहे हैं, बच्चा उसमें करके सीखता है ना। कोग्निटिव है, जैसे कोग्निटिव में हम बच्चे को ब्रेनस्टॉर्म करवाते हैं, उसमें हम बच्चे को कहते हैं कि हाँ भाई आप सोचो कि जैसे उसमें एक था रिसीविंग का, है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ भाई रिकॉग्निशन का, सॉरी, तो कि बच्चे को पहले से क्या नॉलेज है, बच्चा क्या चीज़ों को लर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें।
उसके बाद है लर्निंग इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। जो लर्निंग है हमारी, उसमें जो हमारा सोशल है, सोशल तरीके से चीज़ों को सीखना, कल्चरली चीज़ों को सीखना, वो सब भी हमारा इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इमोशनल कंटेक्स्ट। जो हमारी लर्निंग है वो इमोशनल कंटेक्स्ट से भी जुड़ी होती है, जैसे फीलिंग्स हैं, एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है लर्निंग को। जैसे कि आप अगर कोई बच्चा है क्लास में कोडिंग में फेल हो जाता है, तो उसमें क्या करेगा, बच्चे को आप कहोगे, इनक्रेज करोगे कि बेटा इसे दोबारा लिखो और इसमें आप ठीक करने की इसको ट्राई करो, तो वो हमारी किस में हो जाएगी, हमारी टीचर उसको एनकरेज करे तो एक्सपीरियंशियल बेस्ड होगी। उसमें हमें क्रिटिसाइज नहीं करना बच्चे को सिर्फ एनकरेज करना है हमें। तो उसमें क्या है कि बच्चा सोशियो इमोशनल जो लर्नर है उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे पे, ठीक है। उसके बाद है हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है हमारी, देखो ये तो जो हमने पढ़ा था लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये हमारी थ्योरी किसने दी थी, इसमें 5 पॉइंट्स थे, कोन एंड वोकर ने। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है हमारी, इसमें एक्सपीरियंस के थ्रू हम सीखते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग। लर्निंग बाय डूइंग, जो हम करते हैं उससे हम सीखते हैं, जैसे लेबोरेटरी वर्क हो गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गया, प्लांटिंग ट्री हो गया, करके सीखते हैं ना इन चीज़ों को हम। पर्सनल लर्निंग थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंस, की जैसे कि हम लोग डेली के डेली, अब हम SCS टीचर क्लास में जा रहे हैं, हम डेली के डेली प्रोजेक्टर को ऑन कर रहे हैं, डेली के डेली बच्चों को हम एक सेम पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है, डे बाय डे हम अच्छे तरीके से और ऊपर जा रहे हैं ना, कि हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। पहले तो जब आप शुरू में फर्स्ट डे पढ़ाओगे तो आप देखोगे कि आप थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हो बोलने में, या फिर तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे जो फर्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, लेकिन आप जैसे पढ़ाओगे तो वैसे वैसे आप इम्प्रूव होते चले जाओगे। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे ली है, तो उसमें और जो आज मैं क्लास ले रही हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसे अभी जैसे और भी कमियां हैं, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही वो इम्प्रूव होंगी, तो वो हम डेली अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक्सपीरियंशियल सोशल ग्रुप प्रोसेस, सोशल ग्रुप से भी हम, जैसे कि भाई एक ग्रुप में हम कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर हम आपस में ग्रुप में कोई चीज़ सीख रहे हैं एक दूसरे को देख देख करके, वो भी हमारा किस में आता है, एक्सपीरियंशियल सोशल प्रोसेसेस में आता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द क्लासरूम में गेम्स वगैरह खेल करके बच्चों को हम इसमें एक्टिवली करवा सकते हैं, कि हाँ भाई गेम्स के थ्रू बच्चा सीख सकता है चीज़ों को, सिमुलेशंस के थ्रू सीख सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। उसके बाद हमारा आता है मेन चीज़, कोल्ब्स 4 स्टेज साइकिल। कोल्ब्स की जो 4 स्टेज साइकिल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें क्या दिया गया है, 4 स्टेप्स हैं इसमें। स्टेप जो स्टेज 1 है वो है कंक्रीट पर्सनल एक्सपीरियंस, सेकंड है ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कंक्रीट पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या होगा हमारा, कि पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है बच्चा। ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है चीज़ों को। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन की चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करना है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बच्चा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीज़ों को सीख रहा है, इसमें वो सब आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डाल्स कोन एक्सपीरियंस। ये डाल्स का जो कोन एक्सपीरियंस है ये हमें देखना है, इसमें हमारा क्या है। इसमें क्या है कि बच्चा जो है ना मोस्ट डायरेक्ट टू मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। तो इसमें जो है हमारे, ये देखो इस तरीके से कोन बना हुआ है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें जो हमारे आएंगे वर्बल सिम्बल्स, विजुअल सिम्बल्स, रेडियो एंड रिकॉर्डिंग, स्टिल पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, एग्जिबिट्स। तो इन तरीके से हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें है मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है इसमें देखो वो कौन सा है, बेस ऑफ कोन, पर्पसफुल एक्सपीरियंस। पर्पसफुल एक्सपीरियंस में हमारा क्या है कि फर्स्ट हैंड से बच्चा सीखेगा, रियल लाइफ चीज़ों को देख करके बच्चा सीखेगा, देख करके बच्चों इन सारी चीज़ों से बच्चा सीखेगा। जैसे कि ओपनिंग अ कंप्यूटर कैबिनेट एंड आइडेंटिफाइंग रैम HDD मदरबोर्ड। जब आप बच्चे को लैब में दिखाओगे कैबिनेट खोल के CPU का, तो उसमें बच्चा जब रैम को देखेगा ना तो देख करके जो वो सीखेगा, हार्ड डिस्क को देखेगा, या फिर बच्चा खुद से प्रोग्राम लिख रहा है लैब में, उसको रन करके देख रहा है, कंप्यूटर पार्ट्स को असेंबल कर रहा है, उन चीज़ों को बच्चा करके सीख रहा है। जैसे कि आप कभी कभी मैं करवाती हूँ बच्चों से लैब में, बच्चे को
माउस कनेक्ट करना सिखाती हूँ, कीबोर्ड कनेक्ट करना सिखाती हूँ, तो अभी क्या है कि बच्चे उससे और अच्छे से सीख गए। अभी चाहे मैं उन्हें कितना भी समझा लूँ कि इस तरीके से पोर्ट को कनेक्ट करना है, लेकिन जब तक बच्चे खुद से नहीं करेंगे तो उन्हें उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा होता है मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद है हमारा सेकंड इनडायरेक्ट विशेरियस एक्सपीरियंस। इसमें क्या होगा, लर्नर्स डू नॉट एक्सपीरियंस द एक्टिविटी बेस्ड हैंड फर्स्ट हैंड बट सी हियर इट थ्रू रिप्रेजेंटेशंस। इसमें क्या है, जो लर्नर है वो देख करके सीखता है, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जैसे सीखेगा बच्चा, हम जैसे प्रोजेक्टर में चला देते हैं उससे। दिस इंक्लूड्स मैनी इफेक्टिव टीचिंग मीडिया, जैसे कि हम बच्चे को इसमें कह सकते हैं कि वर्किंग विद अ मॉडल ऑफ अ CPU यूजिंग अ मोक कीबोर्ड और हार्डवेयर की टू लर्न कंपोनेंट्स, 3D प्रिंटेड मॉडल्स ऑफ सर्किट। तो ये सब हमारे इसमें आएंगे। उसके बाद है हमारा ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन। ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन देखो इसमें हमारा होगा भी, ये देखो यहाँ पे ये तो आ गया हमारा जो हमने अभी पढ़ा है विशेरियस। उसके बाद है ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन। ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि इसमें रोल प्ले होगा, ड्रामेटाइजेशन होगा, एक्ट होगा, तो वो सब हमारे इसमें आएंगे। जैसे स्टूडेंट रोल प्ले कर रहे हैं, टीचर तो CPU है और बच्चे क्या है उसमें रैम एंड रोम है, तो इसके ऊपर बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रामा पेश कर रहे हैं। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन। देखो ड्रामा पेश कर रहे हैं ना, तो बच्चे उससे क्या है कि और अच्छे से सीख पाएंगे कि अच्छा जो टीचर है तो CPU है, CPU मतलब हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर का। जैसे बच्चे टीचर को बहुत ऐसे आइडियल कंसिडर करते हैं, तो उस तरीके से वो देखेंगे कि अच्छा जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो आइडियल है वो हमारा कौन है, CPU है। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है कि टीचर की और जो एक्सपर्ट की है वो उसमें एक प्रोसेस दिखाते हैं, स्टूडेंट उसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि हाउ टू कोड अ लूप, बच्चा टीचर दिखाएगा कि कैसे कोड करना है लूप को, कैसे हमें लैन सेटअप करना है क्लास में, कैसे हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, वो सब इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स में अभी हमने पीछे भी पढ़ा था जो हमारा था कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो फील्ड ट्रिप्स भी उसी में आता है, ये भी उसी में आएगा हमारा कि हाँ भाई रियल लाइफ में बच्चों को दिखाना चीज़ों को, कंप्यूटर लैब में विजिट करवाना बच्चों को। उसके बाद एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स में बच्चों को जैसे एग्जीबिशंस में लेकर के जाते हैं बच्चों को, रियल मॉडल्स दिखाते हैं बच्चों को, वो सब मोशन पिक्चर्स दिखा करके बच्चों को, फिल्म्स दिखा के, एनिमेशंस दिखा के, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा के। उसके बाद हैं रेडियो रिकॉर्डिंग्स। रेडियो वगैरह रिकॉर्ड जो प्रोग्राम्स आते हैं उन सब से बच्चों को हम सिखा सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग से, फोटोज से, डायग्राम से, है ना। तो इसमें क्या बच्चा पॉडकास्ट सुनेगा जैसे ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो उसे बच्चे के ध्यान से सुनेगा तो वो उन चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद है हमारा मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस। ये हमारा जो आएगा अपेक्स ऑफ कौन, ये आएगा हमारा अपेक्स ऑफ कौन। देखो यहाँ कौन थी ना हमारे पास, तो ये हमारा आएगा इसमें, ठीक है, अपेक्स ऑफ कौन में। दिस इन्वॉल्व सिम्बल्स, नो डायरेक्ट कनेक्शन विद रियल ऑब्जेक्ट्स। इसमें रियल ऑब्जेक्ट से कोई हमारा कनेक्शन नहीं होता, विजुअल सिम्बल से हमारा क्या होता है, सिर्फ कनेक्शन होता है। जैसे कि ये हमारे विजुअल सिम्बल्स हैं, ये जो हमारे किस में आएगा, दोनों के दोनों हमारे मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस में आएंगे। इसमें बच्चे चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू सीखता है, जिसकी फ्लो चार्ट बनाओ एल्गोरिथम पे, ER डायग्राम बनाओ, वो सब इसमें आएगा हमारा। वर्बल सिंबल्स में बच्चा बोल करके, इसमें हम जैसे हम टीचर्स हैं, हम बच्चे को बोल करके चीज़ों को सिखाएंगे, जैसे लेक्चर मेथड हो गया हमारा उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये किसने दिया था, हमारा स्टिकेन ने और बेल ने दिया था। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, जो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इतनी बात कर रहे हो तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो लर्निंग है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारी। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सपोजर करना, पार्टिसिपेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना, डिसेमिनेशन करना। ये ना लगभग हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के इक्वल है ना। तो जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे स्टेप्स थे ना उसमें, तो ये भी हमारे उसी के पैरेलल हैं। जैसे एक्सपोजर करना, चीज़ों को देखना, उनको एक्सपोज करना, अवेयर कर, न्यू चीज़ों से अवेयर होना। जैसे वॉचिंग अ टीचर रन अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन, टीचर को देखना।
उसके बाद पार्टिसिपेशन, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, ट्राई करना खुद से प्रोग्राम बच्चा जब रन करेगा वो हमारा किस में आएगा, पार्टिसिपेशन में। आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना की आइडियाज़ को, जैसे कि हाँ भाई जो हमारा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसमें आइडेंटिफाई करना कि किस पार्ट में पाइथन कोड का जो लूप है वो चलेगा। उसके बाद है इंटरनेशनलाइजेशन, स्टूडेंट इसमें एनालिसिस करेंगे, अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट्स को डीपली, है ना। तो उसमें क्या होगा हमारा और बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। जैसे चेंजिंग द लूप टू सोल्व अ न्यू प्रॉब्लम, बच्चे को आपने पहले से कुछ सिखाया है, अब बच्चा उसमें क्या है अपना सीख करके उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। उसके बाद है डिसेमिनेशन, इसमें क्या है स्टूडेंट क्या है शेयर करेगा और टीचर जो है स्टूडेंट शेयर्स और टीचेस अदर्स व्हाट दे लर्न। इसमें क्या है कि बच्चा जो उसने लर्न किया है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर करेगा, जैसे पीयर टू पीयर लर्निंग में आ गया था हमारा, ठीक है। उसके बाद है टीचर डिटरमाइंड मेथड्स, इसमें टीचर डिटरमाइंड मेथड्स में हमारे कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले आएगा इंक्वायरी ट्रेनिंग, ITM। इंक्वायरी देखो नाम ही बता रहा है उसका, इंक्वायरी में क्या होगा, हम बच्चे से येस और नो में आंसर पूछेंगे कि हाँ भाई इसका आप आंसर दो। टेस्टिंग अजम्पशंस, डिस्कवरिंग, इसमें बेसिकली बच्चे से क्या किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो लर्नर की आउटकम क्या रहती है, स्टूडेंट्स लर्न हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिबगिंग लॉजिक, कोज अफेक्ट रीजनिंग। टीचर का रोल क्या रहेगा इसमें, प्रोवाइड स्टिमुलस, कंट्रोल, क्वेश्चनिंग, फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में क्या है कि बच्चा उसमें कंपेयर करेगा चीज़ों को, पॉजिटिव में येस और नेगेटिव में नो विद एग्जांपल्स। इसमें लर्नर की आउटकम क्या रहती है, स्टूडेंट इसमें क्लासिफिकेशंस को डेवलप करते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं चीज़ों में, दो चीज़ों में आप दो मतलब ज़्यादा भी दे सकते हो ऐसे तो, कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। अब आप साइबर सेफ्टी का टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चा कंपेयर कर सकता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। टीचर का इसमें रोल क्या रहता है, हाई क्वालिटी येस एंड नो एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद है इसको आप खुद से पढ़ के देखना क्या है इसमें, ठीक है, इजी ही है, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद अब हमारा आएगा केस स्टडी क्वेश्चंस। अब मैंने इसमें आप लोगों के लिए कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस ऐड किए हैं तो उनको हम पढ़ के रीड करके देखते हैं। वो मैंने इसलिए ऐड किए इसमें ताकि आप लोगों को एक सैम्पल मिल सके कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला केस 1 है, a teacher notices that during group work 2 groups are always inactive and depend on 1 or 2 students to complete the task. The teacher wants to ensure equal participation from all students while मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक टीचर है वो देखता है कि वर्क उसने एक ग्रुप में काम दिया है बच्चों को, तो उसमें देखते हैं कि 2 ग्रुप ऐसे जो इनएक्टिव रहते हैं और जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं पूरे टास्क में। तो टीचर चाहता है कि सभी बच्चों की इक्वल पार्टिसिपेशन रहे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वट शुड द टीचर डू फर्स्ट टू इम्प्रूव ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो टीचर सबसे पहले उसमें क्या करेगा, चेंजिंग द सीट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। क्या इस चीज़ से बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है वो होएगा, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जिसने नहीं पढ़ना उसने तो नहीं पढ़ना। असाइन क्लियर रोल टू ईच मेंबर, हाँ अगर आप हर एक मेंबर को अलग अलग रोल दे दोगे ना तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उसके लिए उन्हें रहेगा कि हाँ कभी भी टीचर हमसे पूछ सकता है। स्ट्रिक्टर वार्निंग से तो नहीं हो सकता, रिड्यूस ग्रुप साइज से भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है विच स्ट्रेटेजी विल बेस्ट मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो ग्रुप वर्क में बेस्ट होगी। द टीचर कॉन्टिन्यूसली सिट्स एट द डेस्क। जब टीचर अपने डेस्क पे बैठे रहते तो क्या करते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं करते, आराम से बैठते हैं फिर वो भी, ठीक है। द टीचर मूव्स अराउंड द क्लासरूम मॉनिटरिंग, बिल्कुल जब टीचर है जो क्लास में मॉनिटरिंग करता रहता है ना, इधर से उधर घूमता रहता है, तो फिर बच्चे क्या है उसमें डिसिप्लिन में रहते हैं सारे के सारे। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट हेयर। इसमें तो कौन सी जो मैनेजमेंट टेक्निक है वो सबसे अच्छी है यहाँ पे, रिएक्टिव, पुनिटिव, पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव, अथॉरिटेरियन। यहाँ पे हमारी कौन सी रहेगी, पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव। असाइनिंग रोल्स, मॉनिटरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स आर प्रिवेंटिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज दैट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिड्यूस मिसबिहेवियर। जो हमारी पॉजिटिव और प्रिवेंटिव है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्लास को मैनेज करने के लिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्ड करती है और मिसबिहेवियर को भी रिड्यूस करती है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास आर परफॉर्मिंग पुअरली इन वीकली टेस्ट। कुछ बच्चे हैं जो वीकली टेस्ट में कुछ क्या मैनी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीकली टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। इंटरव्यूज विद स्टूडेंट्स रिवील दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट टॉट अर्लियर। तो बच्चों से पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं अच्छे से परफॉर्म किया, तो वो कहते हैं कि जो आपने पहले टॉपिक पढ़ाया था ना बेसिक, वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आया। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट स्टेप, तो इसमें से कौन सा सबसे इफेक्टिव स्टेप रहेगा? स्टार्ट टीचिंग एडवांस टॉपिक्स इमीडिएटली, इससे तो और भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। रिवाइज फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि जे उसको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए। पुअर परफॉर्मेंस ऑफन कम्स फ्रॉम वीक बेसिक्स, जब आप बच्चे की जो परफॉर्मेंस वीक है तो उसमें इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो बेसिक है वही वीक है। तो हमें अच्छे से रिव्यू करना चाहिए क्लास में और हमें इम्प्रूव करना चाहिए चीज़ों को खुद से ही कि हमारे पढ़ाने में ऐसी क्या कमी रह गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच असेसमेंट मेथड विल हेल्प द टीचर अंडरस्टैंड स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स, जो है कि कौन सा असेसमेंट मेथड है जो कि बच्चे के जो लर्निंग गैप्स हैं उनको बीच में कवर करेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के लेसन के बाद जो टेस्ट लेते हैं हमारा, वो क्या होता है? हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे क्या लर्निंग गैप्स का पता लगता है। उसके बाद है वट अप्रोच शुड द टीचर अडोप्ट टू सपोर्ट स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के लिए हमें कौन सी अप्रोच अडोप्ट करनी चाहिए? यूज डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, आस्क फास्ट लर्नर्स टू टीच देम, रिपीट द सेम लेक्चर अगेन, मूव एट द सेम पेस फॉर एवरीवन। तो इसमें हमारा क्या होगा? यूज डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की अगर जो बच्चे हैं जो स्लो लर्न कर पाते हैं तो हमें उन्हें अलग से मतलब कि भाई उन्हें ऑडियो के थ्रू वीडियो के थ्रू हमें अच्छे से सिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करके देखना भाई, ठीक है। ऐसे ही ये सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो इजी है, वो आप लोग कर सकते हो। देन उसके बाद मैं करवाती हूँ आपको एक्सपीरियंशियल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें है, इन अ मिडिल स्कूल मैथ्स क्लास द टीचर गिव स्टूडेंट्स स्मॉल पीस ऑफ कैंडी इमीडिएटली आफ्टर दे करेक्टली सोल्व आ चैलेंजिंग प्रॉब्लम विदाउट कंप्लेंट, दिस स्ट्रेटेजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब क्या करते हो आप, एक मैथ का टीचर है, वो बच्चे को कोई क्वेश्चन देता है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है काफ़ी, तो टीचर क्या कहता है कि अगर तुम इसे अच्छे से आंसर दोगे ना, इसका ठीक आंसर दोगे तो मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगा या कुछ भी तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटेंशन। तो ये हमारी किस में आएगी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। इसमें क्या है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चा है जो चीज़ों को करने की तरफ मतलब उसे ये रहता है कि हाँ भाई वो एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को करना चाहता है, फिर उसे बच्चा अपना एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है। तो इन्वॉल्व्स एडिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस आफ्टर बिहेवियर, ठीक है, टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट द बिहेवियर विल हैपन अगेन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher assigns a task where students must use Python to create a program that calculates the change needed for a stimulus purchase at a वेंडिंग मशीन। जो क्या करता है, चेंज करता है कि भाई एक वेंडिंग मशीन पे आप जो भी कुछ भी चीज़ परचेज करते हो उस चीज़ के लिए वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट प्राइमरली फोकसेस ऑन विच स्टेज ऑफ कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। तो बताओ भाई इसमें क्या होगा कि टीचर एक प्रोग्राम बच्चे को देता है, कहता है कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाओ जो कि आपका वेंडिंग मशीन पे परचेजिंग को कंट्रोल करे, उसमें कैलकुलेट करे। तो ये कौन सी जो हमारी है कौन सी स्टेज होगी? कॉल्प्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो ये हमारी आएगी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लेनेशन। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में आएगी एक्सप्लेनेशन, तो ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये मैंने इसमें ऐड की थी आप लोगों के लिए, कॉल्प्स की 4 स्टेप थी, तो ये अरे ओ माय गॉड,
एक्सपोजर, ये किस चीज़ का है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपोजर, पार्टिसिपेशन, होलिस्टिक अप्रोच। ओके, कुछ स्लाइड्स बीच में मिस हो गई हैं भाई, ये पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया खुद से इसमें। देखो मैंने कोब्स की सारे साइकिल्स हैं जो वो मेंशन भी कर रखी हैं। जो ये हमारी पूरी साइकिल थी, कंक्रीट, पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो इनको मैं एक बार दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। कंक्रीट एक्सपीरियंस में क्या होगा कि बच्चा करके सीखेगा चीज़ों को। रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, बच्चा रिव्यू करेगा चीज़ों को, ऑब्जर्व करेगा, क्वेश्चन करेगा चीज़ों पे। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा कि बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फॉर्म होंगे इसमें। बच्चा जैसे आपने बच्चे को कोड करना सिखाया तो बच्चा उसमें लूप्स जैसे लगा करके देखेगा। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है, बच्चा कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेगा, न्यू सिचुएशंस को ट्राई करेगा बच्चा इसमें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ था? तो यही है ना कि इसमें क्या है, बच्चे जो नई चीज़ है उसको बना रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, नया प्रोग्राम बना रहे हैं बच्चे, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में। ठीक है, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ कोडिंग स्प्रिंट अ CS टीचर आस्क स्टूडेंट्स। एक CS टीचर बच्चों से पूछता है कि जो कोड मैंने दिया है कि इसमें मोस्ट चैलेंजिंग जो बग है उसको एनकाउंटर करो। ठीक है, और आप इसे कैसे डिबग करोगे, कोड को, एक स्पेसिफिक एरर है उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, समेटिव असेसमेंट। तो ये हमारा किसको कर रहा है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। क्यों कर रहा है इसको? क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा ना कॉन्सेप्ट को सीख रहा है, अटेन कर पा रहा है चीज़ों को। उसमें क्या है, बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चा इसमें करेगा क्वेश्चन कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हुआ है तो इसको कैसे ठीक करना है। तो ये हमारा किस चीज़ में आएगा, एक्सपीरियंस टू पॉन्डर, क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सक्सेसेस, फेलियर्स। जैसे कि देखो मैंने इसमें दिखाया भी है आप लोगों को। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिव्यू करेगा इसमें बच्चा, रिव्यू द एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व करेगा, क्वेश्चन करेगा और पैटर्न को नोटिस करेगा। जैसे वाई डज इट स्टार्ट एट 0, वाई डज इट स्टॉप एट 4। इसको बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, पैटर्न को सीख रहा है चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर गिवन अ लार्ज पुअरली डॉक्यूमेंटेड कोड base and must spend a week making sense of its structure before writing any new code. This task emphasizes which critical CS and experiential skill। एक बच्चों को ना बहुत बड़ा प्रोग्राम और जो इसे पुअरली डॉक्यूमेंटेड वो दिया गया है क्लास में, और बच्चों को कहा है कि आपके पास 1 हफ्ता है, आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर करो और इससे एक नया कोड लिखो। तो ये किस चीज़ को आप प्रमोट कर रहा है, कोड ऑप्टिमाइजेशन को, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड कंसेप्चुलाइजेशन को, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइपिंग को, एल्गोरिदम एफिशिएंसी को। तो ये हमारा किसको प्रमोट कर रहा है, हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस एंड कंसेप्चुलाइजेशन। कैसे बच्चे क्या है, प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं चीज़ों को कि भाई हाँ ये इस तरीके से प्रॉब्लम है, देन हमें इसको इस तरीके से ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद है a student team successfully implemented a complex binary search algorithm in their project। एक टीम है वो क्या करती है कि सक्सेसफुली एक बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करती है। देयर रिफ्लेक्शन लॉग नोट्स द लीनियर सर्च वो सिंपल बट द बाइनरी सर्च रिक्वायर्स अस टू डीपली अंडरस्टैंड हाउ डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर सर्चिंग, मेकिंग इट मच फास्टर फॉर लार्ज डाटा सेट्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो जो सर्चिंग होती है ना वो 2 तरीके की होती है, लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग। आपके सिलेबस में नहीं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। तो 2 तरीके की होती है सर्चिंग। तो बच्चे कहते हैं कि लीनियर सर्च सिंपल थी, बाइनरी सर्च थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है।
तो दिस स्टेटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट द टाइप स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम कंक्रीट एक्सपीरियंस टुवर्ड्स, तो बच्चे का किस तरफ एक्सपीरियंस जा रहा है इसमें, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डिडक्टिव रीजनिंग, रोड प्रैक्टिस। तो इसमें किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन को। इसमें क्या है कि बच्चे चीज़ों को सीख पा रहे हैं, वो एक नई चीज़ को भी उसमें ऑर्गेनाइज करके सीख पा रहे हैं। द स्टूडेंट इज़ नो लॉन्गर जस्ट डूइंग बट इज़ फॉर्मिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। उसमें बच्चा सिर्फ सीख नहीं रहा है, बच्चा दो चीज़ों को कंपेयर करके उसमें एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी सीख पा रहा है। तो ठीक है गाइस, मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी आप लोगों को करवा दिया है आज। होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कॉल्स थ्योरी है जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कुछ नहीं है, बस यही है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए वही सारी चीज़ें उसमें एम्स है एक्सपीरियंस के। एक वो कौन है, कौन वाली चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हमारी हम पहले पढ़ चुके हैं। और वो है हमारा कि भाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जैसे ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी है एक। ठीक है, तो कंप्लीट मेरी तरफ से ये हो गया है। और मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी डाली हुई है। केस स्टडी नाम से प्लेलिस्ट है एक वो, और एक दूसरी जो प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस के नाम से, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को। तो आप उन सीरीज़ को ज़रूर वॉच करना, ज़रूर से भी ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।